हाँ, तो कहाँ तक हुआ लास्ट क्लास? पूरा हो गया था ना, लेक्स भी हो गया था ना, झीलें नहीं हुई थी। हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। तो जो भारत की झीलों से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, आपके एग्जाम में जनरली वो मैच करने के लिए दिए जाते हैं कि कौन सी झील कौन से स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, जिन झीलों की कुछ खास विशेषताएं होंगी वो मैं आपको अभी बता दिया करूंगा, बीच बीच में नोट कर लेना साइड में। ठीक है, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कौन सी झील कौन से स्टेट में है। अब आपके दिमाग में अगर भारत का नक्शा है तो भारत के नक्शे में सबसे ऊपर जो स्टेट पड़ता है उसे हम कहते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दोनों यूनियन टेरिटरीज है ना। तो वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर। लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर। अब इसमें सबसे पहले देखिए पेंगोंग लेक, पेंगोंग 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 लेक, ये लेक लद्दाख में है। ठीक है, अब देखो 3 इडियट मूवी देखे हो ना, जो लास्ट सीन में ब्लू कलर की लेक है वो पेंगोंग झील है। पेंगोंग झील भारत में भी है और चाइना में भी है। उसके 70% पार्ट पर चाइना का कब्जा है और 30% पार्ट पर इंडिया का कब्जा है। ठीक है, ये झील नीले कलर की है। क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से नीले कलर की झील होने का? हाँ, कौन सा? शुद्ध पानी नीला होता है? देखो, आसमान का रंग इसमें मायने तो रखता है, लेकिन साथ ही साथ इस पानी में हल्का खारापन भी है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो झील है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की घटना जिस स्थान पर एग्जैक्टली हुई, ये झील वहां पर है। और प्लेट टेक्टोनिक की घटना जब मैंने आपको बताया था तो आपको बताया था कि बीच में तैथित सागर था, एक तरफ से गोंडवाना और दूसरी तरफ से अंकारा लैंड आकर टकराए थे। ठीक है, जिस जगह पर दोनों आकर टकराए थे वहीं पर झील है पेंगोंग। ठीक है, तो हो सकता है कि ये एक बहुत बड़ा अंश बचा हो उसी समुद्र का। ठीक है, इसका एक बड़ा कारण ये है। चलिए दूसरी झील का नाम नोट करिए, बस लद्दाख में यही एक लिखना था। इसी में अब नीचे जम्मू कश्मीर वाली झील नोट कर लीजिए। पहला लिखिए डल झील, डल झील, डल झील। डल झील, अरे डल झील श्रीनगर में है। ठीक है, जब आप श्रीनगर कभी घूमने जाइए तो श्रीनगर में आप देखेंगे डल झील, जहां पे आपको शिकारे मिलेंगे। शिकारे मतलब होता है बोट, हाउस बोट। ठीक है, तो उसे शिकारा कहते हैं। ठीक, दूसरा लिखिए वुलर झील, वुलर झील, वुलर लेक, WULAR, वुलर, वुलर लेक। ठीक, बताइए अच्छा वुलर लेक से होकर कौन सी नदी गुजरती है? हाँ, कौन सी? झेलम, झेलम। सिंधु कहां? झेलम है ना। शेषनाग झील से निकलकर श्रीनगर में जाकर वुलर झील से मिल जाती है, फिर उसके बाद दूसरी तरफ निकलती है और भारत और पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है। भारत पाकिस्तान की सीमा कहां से कहां तक बनाती है? मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक। ठीक है, चलिए तीसरी लेक का नाम लिखे शेषनाग लेक, शेषनाग, जहां से ही झेलम नदी निकलती है। दूसरा नेक्स्ट लिखिए कौसर नाग झील, कौसर नाग, CAOSAR, कौसर नाग। नेक्स्ट लिखिए नागिन झील, नागिन। नेक्स्ट लिखिए मानस बल, मानस बल, मानस बल। नेक्स्ट लिखिए गंगा बल, गंगा बल। कितनी हो गई? बस ठीक है इतने। हाँ हाँ, वुलर झील एक मीठे पानी की झील है। ठीक है,
ये सारी झील जम्मू और कश्मीर में है, जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। अब जैसे कश्मीर जो है, जम्मू जो है, ये दो रीजन में बटा हुआ है ना, एक जम्मू और दूसरा कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर में पहली वाली लद्दाख टेरिटरी में आती है, ठीक। अब हेडिंग डालिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिम आंचल यानी बर्फ का आंचल, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लिखिए पहला सूरज ताल, सूरज ताल, सूरज ताल, ताल तलैया वाला ताल, ताल मतलब भी लेक, भी लेक होता है, ठीक है। दूसरा लिखिए चंद्रताल, चंद्रताल, हाँ चंद्र, चांद वाला चंद्र। बहुत ही खूबसूरत झील है ये, लाहौल स्फीति में पड़ती है, स्फीति जिले में हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। कभी आप स्फीति जाएंगे ना, तो पहली बात तो स्फीति जाने का जो रास्ता होगा बहुत ही खूबसूरत, मतलब उस रास्ते में हर एक एक 1.5 2 किलोमीटर पे फॉल गिर रहा होगा, झरना गिर रहा होगा, ठीक। अगर आप जो है बाइक वगैरह से जाते हैं तो आपके ऊपर भी थोड़ा बहुत झरना गिरने लगेगा। क्यों? जैसे मान लीजिए रोड गई है तो इधर ऊपर सीसी रोड के ऊपर झरना गिर रहा है हर एक एक 1.5 किलोमीटर पे। और इस झील की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है ना कि पहाड़ों से घिरी हुई है चारों तरफ से झील, ठीक है। और जब जिस दिन पूर्ण चांद निकलता है, मतलब पूरा चांद निकलता है बिल्कुल गोल, तो चांद की जो रोशनी होती है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी पड़ती है जितने में ये झील है, मतलब सिर्फ उस चांद की रोशनी से पानी दिखाई देता है, इसके अगल बगल की पहाड़ी नहीं। मतलब अगर आप कहीं दूर से देखते हैं इस झील को तो आपको ये लगेगा कि जैसे बस उतनी दूर में टॉर्च पड़ी हुई है और वहां पे कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत झील है, कभी जाइएगा तो जरूर देखने जाइएगा। वहां आपको आसपास कुछ नहीं मिलेगा रहने के लिए, टेंट लेके जाइएगा साथ में, है ना। हाँ, टेंट लगा के बढ़िया झील के बगल ही सो जाइए, है ना। आग जला लीजिएगा, नहीं तो तेंदुआ आग खा जाएगा। हाँ, स्फीति, समझे, तो आग जरूर जला लेना, नहीं तेंदुआ आग खा जाएगा खामा खा, बच्चों का है नहीं बताने के लिए झील कैसी थी। नेक्स्ट लिखिए, सूरज ताल हो गया, चंद्र ताल हो गया, मच्छियाल। मच्छियाल, नेक्स्ट लिखिए भृगु लेक, भृगु, भृगु। नेक्स्ट लिखिए रेणुका, रेणुका, रेणुका या रेणुका, ठीक। ये सारी झीलें हो गई हिमाचल प्रदेश की, ठीक। अब हेडिंग डालिए उत्तराखंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहला लिखिए नैनीताल, नैनीताल। दूसरा लिखिए भीमताल, टल्लीताल, टल्लीताल, TALLI, हिंदी में तल्ली, टल्लीताल। नेक्स्ट लिखिए डोडी ताल, डोडी, नेक्स्ट लिखिए आमताल या मैंगो लेक, मैंगो लेक, आमताल। मैंगो के शेप का दिखाई, पहाड़ी से ऊपर से देखेंगे तो मैंगो शेप की दिखाई देगी। नेक्स्ट लिखिए सात ताल, सात ताल, सात, सात इंग्लिश में भी SAAT, सात लिखना है, 7 नहीं, सात ताल। नेक्स्ट लिखिए देवताल,
राकस ताल, राकस राकस, हाँ मतलब है, इसका मतलब राक्षस ही है, राक्षस है, राकस ताल नाम है लेकिन। नेक्स्ट लिखिए खुरपा ताल, खुरपा ताल, खुरपा ताल। यार ये माइक ऑन किया है कि नहीं? हाँ है। खुरपा ताल हो गया। नौ कुछिया ताल, नौ कुछिया, नौ कुछिया ताल। कितने ताल हो गए? एक और लिख लो ताल से अलग हटके, चिन्याली साड़, चिन्याली साड़, साड़ नहीं है, साड़ है। ठीक है, जहां ताल आपको ज्यादा दिख जाए समझ जाइए उत्तराखंड में है, जहां नाग नागिन ज्यादा दिख जाए समझ जाइए जम्मू कश्मीर में है। ठीक, अब देखो जितनी आपने झीलें लिखी हैं उत्तराखंड की, इस वाली को छोड़ के सारी झीलें कुमाऊं मंडल में आती हैं। उत्तराखंड दो मंडल में है, एक गढ़वाल मंडल और दूसरा कुमाऊं मंडल। देहरादून की तरफ साइड वाला जो एरिया है वो गढ़वाल मंडल आता है, और जो नैनीताल साइड का एरिया है वो कुमाऊं मंडल आता है। तो ये सारी झीलें जितनी आपने नोट किया है, मतलब इसको छोड़ के ये सारी कुमाऊं मंडल में, नैनीताल और नैनीताल के आसपास ही है। ठीक है, लेकिन जो चिन्याली साड़ है ये उत्तर काशी के रास्ते में पड़ती है, हरसालू के पास पड़ती है। ठीक है, ये हो गया उत्तराखंड की झीलें। हेडिंग डालिए राजस्थान, राजस्थान। राजस्थान में पहला लिखिए राजसमंद, राज RAJSAMAD, राजसमंद। दूसरा लिखिए जयसमंद, 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 SAMAD, समद, जा या सा मा दा। हो गया। तीसरा लिखे नक्की झील, नक्की लेक, NAKKI, नक्की, ना आधा का पूरा का बड़ी की मात्रा, नक्की लेक या नक्की झील। नेक्स्ट लिखिए पिछोला लेक, पिछोला PICHOLA, पिछोला। नेक्स्ट लिखिए ढेबर लेक, DHEBAR, ढेबर। नेक्स्ट लिखिए पुष्कर लेक, पुष्कर। नेक्स्ट लिखिए डीडवाना लेक, डीडवाना झील, डीडवाना। लिखो, लिख लिया, लिखोगे, लिख लिया, ठीक है, डीडवाना हो गया। नेक्स्ट लिखिए, हाँ कौन से, क्या, अच्छा लिख लो सांभर झील, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है यार, सांभर झील। जो हम नमक खाते हैं ना, वैसे सांभर झील से ही निकाला जाता है, ना कि समुद्र वगैरह से। ठीक है, और हम ही नहीं, पाकिस्तान में पूरा यही सांभर झील का निकाला हुआ नमक खाता है, क्योंकि पाकिस्तान में नमक एक्सपोर्ट भारत से ही होता है, इसी सांभर झील का ही नमक। ठीक है, दूसरा लिखिए कूचामन झील, कूचामन, KUCHAMAN, कूचामन, कूचामन, कूचामन झील। कूचामन झील ये जयपुर से लगभग 70-80 किलोमीटर आगे एक जगह है, कूचामन नागौर जिले में पड़ता है। ठीक है, वहां पर पड़ती है। जो नमक होता है ना, ये ऐसे नहीं कि सीधे जो है लाके झील से निकाल के लाके से दाल में डाल दिए। ठीक है, इन्फेक्टेड होता है, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आप सुनते हैं ना कि आयोडीन युक्त नमक, तो नमक किसी सांभर झील से निकाला जाता है, और कूचामन में नमक की फैक्ट्रियां हैं, तो नमक की फैक्ट्रीज में ये नमक लाके प्यूरिफाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें मिनरल्स वगैरह मिलाए जाते हैं, आयोडीन मिलाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये पैक करके बेचा जाता है।
अब ये जो आयोडीन होता है ना, नमक आप देखते हैं अलग अलग ब्रांड के आते हैं, सबसे महंगा टाटा का है, ठीक है, और भी नमक है, टाटा से भी महंगे महंगे, आपको पता नहीं है, ठीक है। किस नाम पे महंगे? आयोडीन के नाम पे। आयोडीन मान लो 1000 किलो नमक है, उसमें 10 रुपए की आयोडीन लाके डाल दी जाती है 1000 किलो नमक में, और फिर उसी 10 रुपए की आयोडीन से वो बहुत महंगा हो जाता है, ठीक है। आयोडीन क्या होता है, वो शरीर में कई रोग, जैसे इसमें सबसे बड़ा है घेंगा रोग, इस तरह के रोग होने की प्रतिरोधक क्षमता बनाता है, जिससे ये रोग नहीं होता है, ठीक। चलिए, कितनी झीलें हो गई? 9 हो गई। एक और कोई झील नोट कर लो यार। हाँ, कौन सी है? कौन सी है ये? कहाँ पे? बाड़मेर में। अरे यार, बाड़मेर पहुंच गए। चलो लिख लो, क्या नाम है? पचपदरा। हो गया? हाँ, अब इसके बारे में मुझे ज्यादा पता ही नहीं है, इस वाले लेख का। अच्छा, ये भी खारे पानी की है, ठीक है। हाँ होगा अगर अच्छा, हाँ समझ गए। ये लेक जो है बाड़मेर के पास, बाड़मेर जैसलमेर के बॉर्डर के आसपास है ना? अच्छा, नहीं मैंने भी सुना है उधर की इस झील का जो है सॉल्टेड नेक। हाँ ठीक है। कितने हो गई है? 10 हो गए। अब कौन सा स्टेट? महाराष्ट्र हेडिंग डालिए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहला लिखे लूनर लेक, लूनर LUNAR, लूनर, लूनर झील। अब देखो लूनर झील के बारे में जान लो, इसे पिंक लेक भी कहते हैं, ठीक है, लिख लो ब्रैकेट में पिंक लेक, ठीक है। इसे वॉल्केनिक लेक भी कहते हैं, वॉल्केनिक लेक यानी कि ज्वालामुखी झील, गुलाबी झील कहते हैं और ज्वालामुखी झील कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस झील का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी से हुआ है। अब एग्जैक्टली ज्वालामुखी से नहीं हुआ है, एक कैटेगरी है वॉल्केनिक लेक की। जैसे कहीं ज्वालामुखी होता है, जब वो खत्म हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है, एक्टिव नहीं रह जाता है, तो वो जो उसका गैप बन जाता है उसमें जब पानी भर जाता है तो वो लेक बन जाती है। ज्वालामुखी का मतलब है ऐसी लेक जिसमें आग की प्रक्रिया हुई हो, ठीक है। तो ये एक तो ज्वालामुखी के बनने से होता है, दूसरा उल्का पिंड गिरने से। अब भाई पृथ्वी पे जो उल्का पिंड गिरा तो बहुत तेज गति से आकर गिरा तो बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा, ठीक है, और वहां पर फिर पानी भर जाएगा। तो इस प्रक्रिया से भी बनी हुई झील को क्या कहते हैं? वॉल्केनिक लेक कहते हैं, ठीक है, यानी ज्वालामुखी झील कहते हैं। तो ये उल्का पिंड के गिरने से बनी है। अब आपको पता ही होगा कि पृथ्वी पर हर दिन इस समय जब हम बात कर रहे हैं तब भी लगभग 100-150 उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ बहुत तेज गति से चले आ रहे हैं गिरने के लिए, लेकिन हम मतलब हर सेकंड लगभग उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आते हैं लेकिन गिरते नहीं है। कारण क्या है? जैसे ही हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर में आते हैं, है ना, 4 लेयर ना हमारे एटमॉस्फेयर की, तो इसमें गैसेस पाई जाती हैं, और जब ये इतनी स्पीड में आ रहे होते हैं, भाई गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पे और ऊपर तो है नहीं, तो जब गुरुत्वाकर्षण को खींचता है वो बहुत स्पीड से, पता लगा 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले आ रहे हैं वो, ठीक है। अब इतनी तेज आ रहे हैं पत्थर, तो जैसे वो गैसेस की लेयर में वो एंटर करेंगे तो गैस के साथ तो वो रगड़ते हुए आगे आएंगे, और जैसे गैस के साथ पत्थर रगड़ेगा उसमें लग जाएगी आग, है ना। जैसे लाइटर होता है ना, कौन सा, अरे वो वाला लाइटर, अरे गैस जलाने वाला भी मान लो, सिगरेट का मैं बता रहा था, गैस जलाने वाला लाइटर होता है ना, तो उसमें क्या होता है? पत्थर ही तो होता है ना, वो जो आप पुश करते हो तो पत्थर रगड़ता है, और दूसरी तरफ से क्या होती है, जब आप गैस ऑन करते हो तो गैस निकल रही है, तो जब पत्थर रगड़ता है एक चिंगारी निकलती है और वो गैस को पकड़ लेती है ना। तो इसी तरह से, या फिर जैसे सिगरेट लाइटर भी होता है उसमें भी यही चीज होती है, ऐसे दबाते हैं, जैसे प्रेस करते हैं नीचे से गैस निकलना शुरू होती है, और प्रेस करते ही वो पत्थर रगड़ता है जिसकी वजह से चिंगारी से उसमें आग लग जाती है। तो इसी तरह से ये जो उल्का पिंड है जब एटमॉस्फेयर की लेयर में आते हैं तो फिर इसमें आग लग जाती है। अब 4 लेयर है, जब तक वो लेयर क्रॉस होती है तब तक वो जल के खत्म हो जाता है, इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता है। लेकिन अब मान लो कोई बहुत बड़ा उल्का पिंड है, ठीक है, अब यहां से यहां तक वो लेयर में जल तो रहा है लेकिन बहुत बड़ा है, जलते हुए उसका सिर्फ 70% खत्म हुआ, 30% बचा रह गया। जैसे एटमॉस्फेयर की लेयर क्रॉस करेगा फिर वो आग बुझ जाएगी, क्योंकि वहां गैस तो नहीं है,
जैसे आग बुझेगी वो तुरंत जाएगा और जाकर पृथ्वी पर गिर जाएगा। ऐसा ही एक उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरा महाराष्ट्र में, ठीक है। और उससे बनी हुई झील को हम क्या कहते हैं, लूनर झील कहते हैं। ये पिंक कलर की है, इसमें पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया की वजह से। इस बैक्टीरिया की खोज की जा रही है, बैक्टीरिया कौन से हैं जिसकी वजह से इसका पानी पिंक दिखाई देता है, ठीक। दूसरा लेक का नाम लिख लीजिए, पवई। पवई, POWAI, पवई, पवई, ठीक है। ये दोनों झीलें महाराष्ट्र में। अब कर्नाटक में नोट करिए, कर्नाटक में नोट करिए। कर्नाटक में बेलांदुर झील, बेलांदुर। दूसरा लिखिए कोडाइक नाल, कोडाइक नाल, के से, कोडाइक नाल, घोड़े की नाल होती है ना, बस वही नाल, कोडाइक नाल। ये दोनों कर्नाटका में। केरल में लिखिए, केरल में पहला लिखिए वेम्बनाड। और दूसरा लिखिए अष्टमुदी। अष्टमुदी, अष्ट ये बीच में आधा सा है, अष्टमुदी। अच्छा, दोनों के साथ लिख लीजिए ऐसे, कयाल, KYAL, कयाल। अब कयाल क्या है, मतलब देखो केरल में जो है ना, NCERT में भी ये दिया गया और पूछा भी जाता है। देखो केरल में झीलों को ही कयाल कहते हैं। अब जैसे आप केरल पहुंचे, आपके दोस्त ने कहा आओ चलो तो मैं कयाल घुमा के लाते हैं, वहां का लोकल कोई होगा कयाल। अब आपको लगेगा कि कयाल कौन सी जगह घुमा रहा है, तो वो कह रहा है कि आओ आपको झील पे घुमा के लाते हैं। जिसे आप झील कहते हो उसी को वहां पे कयाल कहा जाता है, ठीक है। तो कयाल कुछ और नहीं है बल्कि झीलों को ही केरल में क्या कहते हैं, कयाल कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो वेम्बनाड झील है, ठीक है, वेम्बनाड झील आपने देखा होगा, क्या नाम है, वीडियोस वगैरह में देखे होंगे कि केरल में बड़ी लंबी लंबी नाव होती है, उस पे लोग रेस लगाते हैं, है ना। वहां का फेस्ट होता है ओणम, ठीक है। ओणम के मौके पर नौकायान प्रतियोगिता रखी जाती है, जो कि इसी वेम्बनाड लेक से ही रखी जाती है। ये भी एक लैगून है। अब पहले ये समझ लो लैगून क्या होता है। लैगून वो झील होती है जो समुद्र से बिल्कुल मिली हुई होती है, मतलब कि समुद्र और झील के बीच का जो स्थल खंड होता है वो बहुत ही मामूली सा, यानी बहुत ही पतला होता है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, जैसे ये है, ठीक है, भारत यहां पर है ना, केरल नीचे, और इसके बगल क्या है, समुद्र है। तो झील जो है वो इस जगह पर है, ये रही झील, मतलब कि बहुत ही मामूली से बीच में एक लेयर है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर या 1 किलोमीटर, बस इतनी ज्यादा, इससे ज्यादा लेयर नहीं होगी यहां पर, ठीक है। तो बहुत ही मामूली सी लेयर जो झील को और समुद्र को दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। तो जो समुद्र से बिल्कुल लगी हुई झील होती है उस झील को क्या कहते हैं, लैगून लेक कहते हैं, ठीक। तो इसी वेम्बनाड झील में ही एक आइलैंड भी है जिसे वेलिंगटन आइलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेलिंगटन आइलैंड, ठीक। एक मिनट जरा,
हाँ क्या बता रहे थे? हो गया ये। हाँ अभी क्या बता रहे थे यार? आइलैंड्स की बात बता रहे थे। हाँ तो बता दिए थे, वेलिंगटन आइलैंड। हाँ बस काफी इतना। अच्छा खैर, आंध्र प्रदेश में नोट करो। आंध्र प्रदेश में पेरियार रिवर भी है, वहां पर एक नहीं, झील नहीं है। झील का मतलब क्या? पेरियार वैली जो है, उस पेरियार वैली के बीच में एक दो झीलें हैं, उन्हीं को पेरियार लेक भी कह देते हैं। पेरियार वगैरह नहीं लिखना है ना ना। आंध्र प्रदेश हेडिंग डालिए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में लिखिए पहला कोलेरू झील। कोलेरू, KOLERU, कोलेरू, कोलेरू झील। लास्ट क्लास में रिवर पढ़ रहे थे तो एक रिवर बताया था ना, पेन्नार, इसी कोलेरू झील से होकर निकलती है। ठीक है, इस झील के आसपास का क्षेत्र जो है गोल्ड माइंस वाला एरिया है। ठीक है, जहां से रॉकी भाई ने सोना निकाला था। कौन सी रिवर? हाँ पेरियार। कब बताए थे? कब बताए थे? अभी? हाँ अभी पेन्नार बताए थे। PNNAR, पेन्नार। चलिए आगे लिखिए। कोलेरू लिख लिया? नेक्स्ट लिखिए पुलिकट झील। पुलिकट, पुलिकट, PULIKAT, पुलिकट। हाँ सॉरी, सी है। लिख लिया? तेलंगाना हेडिंग डालिए। ना सारी सॉल्ट वाटर नहीं है भाई, कुछ सॉल्ट वाटर है, कुछ फ्रेश वाटर है। हाँ तो अभी यही तो होमवर्क देने वाले हैं। हो गया? क्या लिखा? तेलंगाना। हाँ तेलंगाना में पहला लिखिए हुसैन सागर झील। हुसैन सागर। और दूसरा लिखे नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर। अब उड़ीसा हेडिंग डालिए। उड़ीसा में एक झील लिखिए। तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट एक भी नहीं है। तमिलनाडु ऐसा स्टेट बचा जहां पानी नहीं बचा है। आजकल बेंगलुरु की भी यही हालत आती जा रही है। उड़ीसा में लिख लीजिए चिल्का झील। चिल्का, CHILKA, चिल्का झील। अब देखो, आंध्र प्रदेश में एक झील आपने नोट किया था पुलिकट, और उड़ीसा में नोट किया है चिल्का। ठीक है, दोनों समुद्र के एकदम बगल में है। ठीक है, चिल्का सबसे बड़ी लैगून है भारत की। ठीक है, अब देखो एक चीज और, इसमें उड़ीसा की चिल्का और पुलिकट और आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील में एक फर्क क्या है? दोनों में एक एक आइलैंड है। ठीक है, उड़ीसा में जो आइलैंड है इस झील के बीच में, उस आइलैंड का नाम है व्हीलर आइलैंड, जिसका अब नाम बदल कर रख दिया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक, दोनों लिख लो। व्हीलर, व्हीलर, अब उसका नाम चेंज करके रख दिया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। व्हीलर, व्हील होता है ना, व्हील। और उधर पुलिकट झील में एक आइलैंड है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा पुलिकट में, आंध्र प्रदेश में जो पुलिकट झील है, श्रीहरिकोटा। अब दोनों का फर्क क्या है? दोनों में, दोनों किस लिए फेमस है? और ये दोनों आइलैंड फेमस है स्पेस रिसर्च लॉन्चिंग सेंटर। ठीक है, जो भारत में इसरो है ना, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, स्पेस एजेंसी है इसरो। इसरो अपना कोई भी जो सैटेलाइट लॉन्चिंग करती है वो कहां से करती है? श्रीहरिकोटा से करती है। और डिफेंस रिसर्च DRDO करता है। ठीक है,
जिसमें मिसाइल वगैरह के टेस्ट किए जाते हैं। मिसाइल बनाया गया तो उसका परीक्षण किया जाता है, वो किया जाता है कहां से? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से। पहले तो इस आइलैंड से जो रिसर्च किए जाते थे वो डॉक्टर कलाम ही तो करते थे, तो इसलिए उस समय उसका नाम व्हीलर आइलैंड था। डॉक्टर कलाम की डेथ के बाद ऑनर के तौर पर ये आइलैंड का नाम डॉक्टर कलाम के नाम पर रख दिया गया, क्योंकि उन्हें ही मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और मिसाइल्स का परीक्षण कहां से किया जाता है? इसी डॉक्टर कलाम आइलैंड से किया जाता है। ठीक, अग्नि 5, अग्नि 6, अग्नि 7 इन सब मिसाइल्स का परीक्षण यहीं से किया गया। ठीक है, नाग, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का, S-400 जैसी मिसाइल का परीक्षण भी यहीं से किया गया। ठीक, तो श्रीहरिकोटा का यूज इसरो करती है, जबकि DRDO किसका यूज करती है? डॉक्टर कलाम आइलैंड का। ठीक, सिक्किम में लिख लीजिए, सिक्किम में भी एक झील का नाम बस नोट कर लीजिए, ज्यादा जरूरत नहीं है। सोगमा, SOGMA, सोगमा। सोगमा, ठीक। मणिपुर में भी एक झील का नाम नोट कर लीजिए, लोकटक। लोकटक, मणिपुर की पॉल्यूशन कंट्रोल और एयर क्वालिटी काफी बढ़िया है। ठीक है, मणिपुर में सिर्फ ये इकलौती झील नहीं बल्कि और भी झीलें हैं। ठीक है, ये तो झील पूछी जा चुकी है और पूछे जाने की संभावना ये रहती है, इसलिए ये नोट करवाया। मणिपुर की ज्यादातर झीलें बहुत साफ रहती हैं, काफी साफ झीलें रहती हैं। ठीक है, मतलब लोग वहां पे चाहे जितना जो है दंगा फसाद अब कर लें, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल में उनका बिलीव है अभी भी। ठीक है, तो पॉल्यूशन वहां पे बहुत कम है, स्पेशली झीलों में गंदगी वहां पे नहीं होने दी जाती है। मतलब कई झीलें तो वहां ऐसी दिखेंगी तो आप पानी के ऊपर से देखेंगे तो पानी का तल दिखाई देगा आपको। तो एक वहां पे ऐसी कई झीलें हैं। अब ये हो गई झीलें। अब झीलें आपको क्या लग रहा है, ये याद होंगी जो नोट किए हो? पहले तो जो है आपके लिए होमवर्क ये है कि जो है घर पे जाके ढूंढना कि कौन सी झील जो है सॉल्ट वाटर लेक है और कौन सी फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, उसी के सामने नोट कर लेना। दूसरी चीज है, याद कैसे करना, ये ऐसे रट के याद कभी नहीं होगी। ठीक है, इसका एक तरीका सबसे बढ़िया, जाते टाइम बगल वाली दुकान से आउटलाइनर मैप लेते जाओ। 1-1, 2-2 रुपए के मिलते होंगे, जो भी मैक्सिमम 2 के मिलते होंगे, इंडिया का स्टेट वाइज जो होता है। ठीक है, उस आउटलाइनर मैप में अब जैसे मान लो केरल का आपको याद करना है। ठीक है, तो बढ़िया लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी जो है 8-10 तरह के पेन ले लो और यहाँ पर केरल आपको मैप में ऐसा बना हुआ दिखाई देगा। 2 लाइनें खींचो, एक इधर एक इधर, इधर लिख दो अष्टमुदी और इधर लिख दो वेम्बनाद। ठीक है, तो इसे कहते हैं मैपिंग। जब आप करेंगे मैपिंग तो आपको चीजें काफी हद तक याद रहेंगी। लेकिन मैपिंग करना तो बढ़िया जो है, एक कलर से भी कर सकते हो, 2 कलर से भी कर सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं है। 8-10 कलर से करने पे क्या होता है कि थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम इतनी बढ़िया बेहतरीन राइटिंग में लिख देते हैं कि हमें खुद देखने का मन नहीं करता है। तो इसलिए थोड़ा सा जब मैपिंग वगैरह किया करो तो थोड़ा खूबसूरत सा किया करो कि देखने का मन करे बार बार, है ना। तो जब एक बार आप ऐसे मैपिंग कर लेंगे ना तो आपके दिमाग में इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक, फिर आपको नहीं भी याद रहता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, वो इसलिए क्योंकि नहीं याद रहता है, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में आपके रहेगा। ऑप्शन देखोगे तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पर ये लेक्स हैं। ठीक है, ऑप्शन नहीं भी देखोगे, एकदम ध्यान की मुद्रा में आंख बंद करके जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सी लेक है। जैसे कि देखो सबसे ऊपर कौन सा स्टेट है? लद्दाख में, इधर एकदम लद्दाख में इधर चाइना की साइड आपको कौन सी लेक दिखाई दे रही थी? पेंगोंग लेक, जिसका 70% चाइना का कब्जा था, 30% इंडिया का कब्जा था। ठीक है, अब लद्दाख के नीचे आ जाता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 8-10 झीलें हैं। ठीक है, अब झीलें बेशक 8-10 हैं, लेकिन आप 1-2 जो है मेन है उनको बता दो। जैसे श्रीनगर में कौन कौन सी झील थी? एक डल झील थी और दूसरी कौन थी? वुलर लेक थी, है ना। ये 2 झीलें कहां पर है? श्रीनगर में। उसके बाद फिर जम्मू से नीचे आओ तो कौन सा स्टेट पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश पड़ेगा कि नहीं? हिमाचल प्रदेश में एक खूबसूरत सी चांद की रोशनी में दिखाई देने वाली पूरी झील कौन सी है? चंद्रताल। ठीक है, अब चंद्रताल अगर चांद की रोशनी में दिखाई दे रही, सूरजताल किसकी रोशनी में दिखाई देगा? सूर्य की रोशनी में दिखाई दे रहा होगा, सब में दिखाई देगा वैसे।
ठीक है। फिर उसके नीचे मच्छियाल, भृगु, रेणुका, ये सारी झीलें भी आ जाएंगी। पहुंच जाओगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2 मंडल है। देहरादून वाले साइड वाले कौन सा मंडल है? गढ़वाल मंडल है। और नैनीताल साइड कुमाऊं मंडल है। ज्यादातर झीलें कहाँ है? कुमाऊं मंडल में है। ठीक, कुमाऊं मंडल में सबसे अच्छी बेहतरीन जगह जो सबसे पास में घूमने लायक है वो है नैनीताल। ठीक है, यहां से जाओ सीधे काठगोदाम और काठगोदाम से 30 किलोमीटर नैनीताल। नैनीताल में नैनी लेक में बोटिंग करो। बोटिंग करते हुए फिर आगे निकल जाओ, पहुंच जाओगे एक और दूसरी बड़ी झील जिसका नाम है भीमताल। भीमताल से होते हुए डोडीताल। डोडीताल के बाद मार्केट चले जाओ मल्लीताल। मल्लीताल के बाद फिर वापस आ जाओ तल्लीताल। ठीक है, फिर पहाड़ी पे घूमने जाओगे चाइना पीक देखने, तो फिर वहां से दिखाई देगा एक लेक जो मैंगो शेप में दिखाई देगी, तो हो गई मैंगो लेक। ठीक है, फिर घूमते फिरते लौट रहे होगे वंडरफॉल देखने जाओगे, वहां पे आप देखोगे एक और झील दिखाई देगी सात ताल। ठीक है, थोड़ा और आगे चले जाओगे दिखाई दे जाएगी देवताल। देवताल के पास आप कहोगे इतनी झीलें तो देख लिए, लिखे थे एक दो और, जैसे नौकुचिया ताल। ठीक है, तो नौकुचिया ताल आपको याद ही हो जाएगा इसे। फिर उसके बाद एक झील मिल जाएगी आपको रास्ते में जिसे हम कहते हैं खुरपा ताल। ठीक है, तो फिर इस तरह के ताल देखते हुए फिर कहोगे बहुत हुआ कुमाऊं मंडल, अब चलते हैं गढ़वाल। और गढ़वाल मंडल में एक झील आपने कौन सी नोट की थी? चिन्याली साड़। ठीक है, आपने कहा कि बहुत झीलें देख ली, अब देख लेते हैं साड़, तो देखने चले गए कहाँ? चिन्याली साड़। हो गया ये उत्तराखंड की झीलें। उत्तराखंड के बाद फिर कहाँ पहुंचे? अब इंडिया की जरा इधर बहुत पहाड़ियां घूम ली, अब जरा रेगिस्तान की तरफ आते हैं और आएंगे कहाँ पे हम? राजस्थान। राजस्थान पहुंचे तो सबसे पहले हम उदयपुर पहुंचे। ठीक है, उदयपुर में बहुत सी झीलें हैं। ठीक है, राजसमंद, जयसमंद वगैरह झीलें देखते हुए अजमेर पहुंच के पुष्कर झील देख लेते हैं। फिर और आगे जाते हैं सांभर झील देखते हुए निकल जाते हैं कुचामन झील। साथ में सांभर झील गए तो वहां से थोड़ा नमक भी ले आए, साथ में नमक लेके खुद अपनी आंखों के सामने प्यूरिफाइड कहाँ करवाए? कुचामन में। ठीक है, कुचामन वगैरह से नमक लेके फिर वापस निकल लिए। और फिर राजस्थान से आगे कहाँ पहुंचे? नीचे गुजरात होते हुए कहाँ पहुंच गए? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जैसे हम पहुंचे पता चला कि कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर एक उल्कापिंड गिरा था। तब आपने पता किया वो कुछ टाइम पहले कितना था, तो आपको पता चला लगभग आज से 16 करोड़ साल पहले ये उल्कापिंड गिरा हुआ था। ठीक है, तो वहां पे आपने झील का रंग कैसा देखा? गुलाबी गुलाबी, है ना, पिंक कलर की लेक देखी। तो इसलिए जो पिंक लेक आपको दिखी उस लेक का नाम क्या था? लूनर झील। ठीक, लूनर झील को और कौन सी लेक कहते हैं? वॉल्केनिक लेक। ठीक है, यानी कि ज्वालामुखी से निर्मित झील भी कहते हैं। और ये किस रंग की दिखाई देती है? पिंक कलर की, यानी गुलाबी झील भी इसे कहते हैं। ठीक है, फिर वहां से गुलाबी झील देखने के बाद महाराष्ट्र में ही है एक और झील देख लीजिए, कौन सी? पोवई झील। पोवई झील देखने के बाद फिर पहुंच गए सीधे कर्नाटक। कर्नाटक में आपको पता चला पानी की बहुत समस्या है इस समय बेंगलोर में, लेकिन आपने सोचा कि पानी की समस्या है तो है, ठीक है, लेकिन कुछ एक दो झीलें भी हमने नोट की थी। तब आप सबसे पहले देखने कौन सी झील गए? बेलांदूर। बेलांदूर झील के बाद देखा आपने कोडाइकनाल। कोडाइकनाल देखने के बाद आप निकल गए कहाँ? केरला। केरल जब पहुंचे तो सोचा कि सबसे पहले थोड़ा समुद्र देखा जाए, तो समुद्र से जस्ट बगल लगी हुई झील को सबसे पहले आप बताइए क्या कहते हैं? लेगून कहते हैं। तो समुद्र से जस्ट सटी हुई जो झील आपने देखी उसका नाम क्या था? वेम्बानद। कौन सी झील? वेम्बानद झील थी। और वेम्बानद झील के बाद दूसरी कौन सी झील देखी? प्रसिद्ध ओणम के त्योहार पे नौकायान प्रतियोगिता किस झील में आयोजित की जाती है? वेम्बानद झील में। जब आप केरल पहुंचे तो आपको पता चला कि केरल में झीलों को और क्या कहते हैं? कयाल के भी नाम से जाना जाता है। फिर केरल से आगे निकल गए और तमिलनाडु होते हुए पहुंच गए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले आपने क्या सोचा कि कहां चलना है? कोलेरू झील की पुलिकट? पहले पुलिकट, पहले कोलेरू, वहां सोना है ना थोड़ा सा। हाँ, तुम्हारी मर्जी, जहां जाओ पहले। ठीक है, वैसे जब आप तमिलनाडु की तरफ से होके जाएंगे तो पहले कोलेरू ही पड़ेगा। ठीक है, तो कोलेरू झील पहुंच गए। वहां आपने जो है पूरी झील को खंगाल डाला, लेकिन आपके हाथ सोना नहीं आया। फिर जब आप थक गए तो फिर आपने कहा चलो सोना नहीं मिला तो यहीं सो जाते हैं थोड़ी देर। सोने के बाद फिर आप उठे और अब आपको लगा एकदम नींद से जगे, तो फिर ऐसा लगा आप सीधे आसमान में चांद पर टहल रहे हैं। तब आपके मन में ख्याल आता है कि चलो इसरो के पास चलते हैं, शायद वो आपको स्पेसशिप से भेज दें चांद पे। जब इसरो से मिलने आप गए तब आप पहुंचे एक और झील जिसका नाम क्या था? पुलिकट झील। और पुलिकट झील में जिस जगह पर आप खड़े थे उस आइलैंड का नाम क्या था? श्रीहरिकोटा। बस इसरो ने आपसे अनुरोध किया कि आपको भी एक स्पेसशिप में डाल के भेज दिया जाए, कहाँ? चांद पे। आपने कहा नहीं, मंगल जाएंगे। निकल गए आप मंगल। तब तक आपकी नींद टूट गई, फिर से वापस उठ गए सो के। और फिर आंध्र प्रदेश से कहां पहुंचे? तेलंगाना। तेलंगाना में दो बहुत बड़े बड़े सागर, सागर मतलब है झील ही, सागर बस नाम है। पहला कौन सा? हुसैन सागर। और दूसरा कौन सा?
नागार्जुन सागर। हुसैन और नागार्जुन सागर से घूमते फिरते आप पहुंच गए उड़ीसा, और उड़ीसा के जब तट पर पहुंचे तो फिर आपको एक और झील दिखाई दी जिसका नाम क्या था? चिल्का झील था। अब इस चिल्का झील में एक आइलैंड आपको दिखा, क्या नाम है उस आइलैंड का? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। फिर आपको पता चला कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भारत का रक्षा अनुसंधान संस्थान है, वो मिसाइल्स का टेस्ट करता है। तो कहां से करता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से करता है। इस आइलैंड का पहले नाम क्या था? व्हीलर आइलैंड था। ठीक है, फिर उड़ीसा से आप निकले और उड़ीसा से निकलकर वेस्ट बंगाल से होते हुए पहुंच गए सीधे सिक्किम, है ना। सिक्किम पहुंचने से पहले दार्जिलिंग पहुंचे, दार्जिलिंग थोड़ा घूमने फिरने के बाद आप कहां पहुंच गए? सिक्किम। सिक्किम जब आप पहुंचते हैं वहां पर आप एक और झील देखते हैं, जिस झील का नाम क्या है? सोगमा झील। सोगमा झील का पानी पीने के बाद फिर आप वहां से आगे निकले। ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड घूमते फिरते आप कहां पहुंच गए? मणिपुर। जब आप मणिपुर पहुंचे तो आपने वहां पे कौन सी लेक देखी? लोमा टोल लेक देखी। ठीक है, और बस उसके बाद फिर वापस लौट आइए दिल्ली में, आचार्य एजुकेयर में, यहाँ पे बैठ के क्लास लेना शुरू कर दीजिए। अब हो गया इतना? आप बढ़िया ऐसे ही मैप लीजिएगा तो घूमना शुरू करिएगा जम्मू से, है ना। पंजाब हरियाणा में यार, पंजाब एक वो लेक है, क्या नाम, चंडीगढ़ में सुखना, आर्टिफिशियल लेक है। अब इम्पोर्टेंट किसको पता कौन हो कौन ना हो, आज के समय में इम्पोर्टेंट कुछ कोई भी हो सकता है, पूछा नहीं जाता है ज्यादा, रेयर पूछ लिया गया। चंडीगढ़ में वही आर्टिफिशियल लेक है, सुखना लेक। ठीक है, लेक्स तो हर जगह है, देखो बीच में कई स्टेट्स छोड़े हैं, लेक्स हर जगह है। सब लेक लिखेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, टाइम भी हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी भारत की प्रमुख झीलें। अब झीलें जब कर रहे हैं तो फिर 1 मिनट रुक जाओ जरा, पूछें कितने क्लास कितने बजे तक है? वैसे 11:30 तक है। तो माउंटेन शुरू करें या फिर पहले जो है ये नेशनल पार्क वगैरह करवा दें? पहले नेशनल पार्क करवा ले, वो तो 20 मिनट में हो जाएगा। फिर जो है माउंटेन, हाँ माउंटेन में पूरा 1 घंटा, मतलब हिमालय माउंटेन में सिर्फ 1 घंटा लगेगा। चलो अच्छा एक काम करते हैं, अभी दोनों करा देंगे, थोड़ा तेज करो। अब देखो, अब दूसरा आपके एग्जाम में टॉपिक क्या आता है? एनवायरनमेंट का टॉपिक आता है। ठीक है, और एनवायरनमेंट के टॉपिक में जनरल पेपर, अगर जैसे कोई स्टेट सीटेट वगैरह दे रहा है इस तरह की चीजें, तो जनरल पेपर में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता। जनरल पेपर में पूछा जाता है सिर्फ नेशनल पार्क्स वगैरह एनवायरनमेंट के नाम पे। लेकिन जनरली अगर एनवायरनमेंट का पोर्शन थोड़ा सा बढ़ाया जाता है ना, तो फिर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, हॉट स्पॉट के बारे में। ठीक है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, इन सब चीजों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये रामसर आर्द्रभूमि वगैरह के बारे में पूछा जाता है। लेकिन अभी सबके लिए कॉमन जो टॉपिक होगा उसमें ये होगा एनवायरनमेंट के नाम पे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बर्ड सेंचुरी। तो हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान / वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभयारण्य / बर्ड सेंचुरी या पक्षी विहार। पक्षी विहार, वन्य जीव अभयारण्य एवं पक्षी विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बर्ड सेंचुरी, पक्षी विहार। ठीक है, नेशनल पार्क / वाइल्ड लाइफ सेंचुरी / बर्ड सेंचुरी। अभी जहां पे भी एग्जाम में आपसे मैच करने के लिए अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, कुछ नेशनल पार्क है जहां की क्या विशेषता है ये भी मैं बताता चलूंगा, साइड में नोट करते चलना। ठीक है, अब सबसे पहले ये भी जब हर स्टेट वाइज पूछा जाता है तो स्टेट वाइज ही नोट करो। सबसे पहले कौन से स्टेट का लिखोगे? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर पूरा था, लद्दाख भी उसी में था, अब अलग अलग कर दिया। ठीक है, जम्मू कश्मीर ही लिख लो। चलो पहला लिखो, पहला लिखिए दाचीग्राम नेशनल पार्क, DACHIGRAM, दाचीग्राम नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर। पहला जम्मू कश्मीर हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए दाचीग्राम नेशनल पार्क। दूसरा लिखिए किश्तवाड़ा नेशनल पार्क, किश्तवाड़ा या किश्तवाड़ा,
KISHTWARA का पे छोटी ई की मात्रा, शराब कह रहा हूं, शहद वाला शाह आधा, ता वाह पे आ की मात्रा, अड़ा, अड़ा नहीं डा, किस्तवाड़ा, किस्तवाड़ा नेशनल पार्क। थर्ड लिखिए हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस HAMIS, हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, HAMIS, हेमिस। नेक्स्ट लिखिए सलीम अली बर्ड सेंचुरी, सलीम अली पक्षी विहार। भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के बड़े पक्षी वैज्ञानिकों में एक और भारत के सबसे बड़े पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली जी थे। उन्हीं के नाम पे, है ना, लेह के निचले हिस्से में जम्मू कश्मीर से लगे हुए क्षेत्र में ये बर्ड सेंचुरी का निर्माण किया गया है, जिसका नाम सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, बर्ड सेंचुरी का उद्देश्य क्या होता है ना, पक्षियों के लिए उनके अनुकूल वातावरण तैयार करना। अच्छा, ये लिख रहे हो, इससे पहले थोड़ा सा ये भी जान लो, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपने नोट किया है। अच्छा, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फर्क क्या होता है? अच्छा, तो तुमसे पहले हमने पूछ लिया, तुम ही बताओ, बताओ जो मन में आए बता दो यार। दोनों में घूम सकते हो, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं घूम सकते हो। बताओ, चलो ये तो रह गया, दूसरा बताओ कोई अंतर। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने आप बन जाती है, दोनों अपने आप बन जाती है, बस उसको रिजर्व कर दिया जाता है। ठीक है, तो कोई अंतर नहीं है, अभी बताया आपने। उसमें क्या मिट्टी का जिराफ बना दिया जाता है? अच्छा, एनवायरनमेंट, प्लास्टिक का पेड़ लगा दिया जाता है। सर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एनिमल्स के लिए होती है, नेशनल पार्क दोनों के लिए होती है, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एनिमल्स के लिए होती है, उसमें जो है पेड़ पौधे नहीं रह सकते हैं, रहते हैं, पर प्रिजर्व नहीं मिला, अपने आप नेचुरली ग्रो करते हैं वहां पे स्पेसिफिक। और उसमें कोई जो है नेशनल पार्क में खाद पानी देने बैठता है? और कोई ट्राई करो भाई। अरे बताएंगे, पहले खुद भी ट्राई कर लो। देखो, अगर आपके मन में 10 सवाल आते हैं तो 10 में से 9 सवाल का जवाब डेफिनेटली आप खुद दे सकते हैं, है ना। अगर थोड़ा सा मतलब बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई सवाल के बारे में सोचें, सबसे पहले अगर आप सवाल को समझें, ठीक है, जो टर्म यूज की गई वो टर्म को अगर आप समझें, तो फिर आप 10 में से 9 सवाल का खुद जवाब दे सकते हैं काफी हद तक। देखो, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों जगह कौन रहते हैं? जानवर रहते हैं और जंगल रहता है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ एनिमल को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है और दूसरी जगह पे जो है वेजिटेशंस को, तो ऐसा नहीं है भाई, सीधी सी बात है। बिना फॉरेस्ट के एनिमल्स रह ही नहीं सकते, खत्म हो जाएंगे, और बिना एनिमल के फॉरेस्ट भी नहीं रहेगा, वो भी खत्म हो जाएगा, है ना। इस संसार में, इस सृष्टि पे हर चीज की एक दूसरे को जरूरत है ना। अगर जानवर है तो फिर जानवर की जरूरत आपको है, और आपको भी और जानवर को भी आपकी जरूरत है ना। सीधी सी चीज है। टाइगर है, हिरन होगा तभी संतुलन बनेगा, है ना, नहीं तो हिरन को नहीं, सीधे आपको दबोच लेगा। ठीक, तो इसीलिए हर चीज होना जरूरी है और सबकी यहां पर अपनी इंपॉर्टेंस है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों सेम होते हैं, थोड़ा सा बस फर्क ये होता है, जब बनाया गया है दोनों, तो नेशनल पार्क बनाने का जो उद्देश्य था, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का जो उद्देश्य था, दोनों का उद्देश्य था एनिमल को प्रोटेक्शन देना। ठीक है, एनिमल को संरक्षित रखने का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन एनिमल संरक्षित रह नहीं सकते हैं जब तक उनका जंगल ना हो। भाई, आप सही से संरक्षित नहीं रह सकते हैं जब तक आपके पास घर ना हो, एक छत ना हो, है ना। क्या आप खुले में जो है बिना घर के आप रह सकते हैं बहुत अच्छे से कंफर्ट? नहीं रह सकते, है ना, तो है ना। तो फिर इसी तरह से जंगल और जानवर दोनों बहुत जरूरी है। भारत में सबसे पहले जो नेशनल पार्क बनाया गया, उस नेशनल पार्क का नाम था हैली नेशनल पार्क।
ठीक है, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में बनाया गया। उसके बाद वाइल्ड लाइफ एक्ट 1974 के तहत इसमें लगातार सुधार किए गए। सबसे पहला वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है 1932 में लाया गया था। ठीक है, तो भारत में शुरुआत की गई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क की। अब दोनों में फर्क क्या है? नेशनल पार्क में भी जंगल भरपूर होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी भरपूर होता है। नेशनल पार्क को भी पूरी तरह से रिजर्व रखा जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी पूरी तरह से सब कुछ रिजर्व रहता है, जानवर भी और जंगल भी, दोनों रिजर्व एरिया होती हैं। ठीक, नेशनल पार्क का मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें जो करते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मैनेजमेंट और मेंटेनेंस वगैरह का सारा काम कौन देखता है? स्टेट गवर्नमेंट देखता है। ठीक है, दोनों का उद्देश्य क्या होता है? जानवरों की रक्षा और साथ ही जंगल का विकास। ठीक, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक और चीज आ जाती है। नेशनल पार्क में आप देखते होंगे कि जंगल अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतरीन और ज्यादा बड़ा होता है। क्यों? इसका फर्क सिर्फ इसलिए दिखता है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं ज्यादातर, और कोई कारण नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो खर्चा करता है वो स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा बेहतर करता है। ठीक है, इस वजह से और कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए नोट करिए क्या लिखा। सलीम अली बर्ड सेंचुरी नोट कर लेना। हिमाचल प्रदेश हेडिंग डालिए, हिमाचल प्रदेश। हाँ, ये बर्ड सेंचुरी, बर्ड्स के लिए सिर्फ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहला लिखिए पिन वैली, PIN, पिन वैली, पिन घाटी। और दूसरा लिखिए द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। हो गया? हेडिंग डालिए उत्तराखंड। हाँ, बक्सा सब ना लिखो, 2-3 काफी हैं। ऐसे ही हिमाचल से बहुत कम पूछे जाते हैं। उत्तराखंड हेडिंग डालिए। उत्तराखंड में पहला लिखिए मालन पशु विहार, मालन एनिमल हस्बेंड्री, मालन MALAN, मालन नहीं, एनिमल हस्बेंड्री, मालन पशु विहार। नेक्स्ट लिखिए गोविंद नेशनल पार्क, नेक्स्ट लिखिए वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उत्तराखंड में। नेक्स्ट लिखिए नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक, नेक्स्ट लिखिए राजाजी टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व, राजाजी बाघ आरक्षित क्षेत्र। ऋषिकेश गए हो? हरिद्वार, हरिद्वार से होते हुए ऋषिकेश गए हो? हाँ, तो हरिद्वार से जाते हुए जब ऋषिकेश जाओगे ना तो रास्ते में उसी हाईवे पे वो आप राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर से ही जा रहे होते हो। आप रोड पे ही जो क्रॉसिंग दिखेगी, क्रॉसिंग के जस्ट बगल ही गेट मिलेगा राजाजी टाइगर रिजर्व का। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था ये। इसी हाँ, तो सुनो, तो जब ये राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था तब इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, 1994 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया था। 94, हाँ, सबसे पहले इसी नेशनल पार्क का नाम है जब बनाया गया था तब हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, पता नहीं, मैं जो मर्जी लिख लो यार। हाँ, बाद में 94 में इसी का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट कर दिया गया। अभी फिलहाल 2 साल पहले फिर इसका नाम बदलकर रामनगर नेशनल पार्क कर दिया गया।
ठीक है। उत्तराखंड के हाँ, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर नाम के क्षेत्र में ये पड़ता है। ठीक। नेशनल पार्क की कहानी क्या है, अब यहां से सुन लो। जिम कॉर्बेट भारत के मशहूर, विश्व के मशहूर शिकारियों में और भारत का सबसे नामी और सबसे बड़े शिकारी था। ठीक है, जिम कॉर्बेट एक